गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे फाइलम प्रोटोजोआ के बारे में। प्रोटोजोआ प्रोटोजोआ दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। प्रोटो मीन्स ओल्ड एंड जोअन मीन्स एनिमल्स। एनिमल किंगडम में जितने भी एनिमल्स हैं, सबसे प्रिमिटिव एनिमल प्रोटोजोआ के अंतर्गत आते हैं। तो प्रोटोजोआ का सबसे पहले हम उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, उसके पश्चात हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोआ। चलिए, सैलिएंट फीचर्स। फर्स्ट है थर्ड लार्जेस्ट फाइलम। प्रोटोजोआ को अगर हम देखें तो पूरे एनिमल किंगडम में तीसरा सबसे बड़ा फाइलम है। फर्स्ट है आर्थ्रोपोडा, सेकंड है मोलस्का एंड थर्ड है हमारा प्रोटोजोआ। नेक्स्ट, कई बच्चों में ये कंफ्यूजन रहता है कि प्रोटोजोआ इनवर्टिब्रेट का फाइलम है या नहीं है, है ना। तो यह प्रोटोजोआ जो है यह प्रोटिस्टा किंगडम का एक सब किंगडम है। नेक्स्ट, प्रोटोजोआ के अंतर्गत जितने भी एनिमल्स आते हैं वे सभी यूनिसेल्युलर होते हैं। कहने का मतलब केवल एक कोशिका से बनी हुई होते हैं और एक ही कोशिका हम मल्टीसेल्युलर एनिमल की भांति सभी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज को करते हैं। नेक्स्ट, प्रोटोजोअन की सबसे पहले स्टडी लीवेनहॉक के द्वारा की गई थी, लेकिन प्रोटोजोआ जो नाम आज हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, यह नाम गोल्डफस के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट, साइंस की ऐसी ब्रांच जिसमें हम प्रोटोजोअन्स की स्टडी करते हैं उसे हम प्रोटोजोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट, प्रोटोजोअन्स कॉस्मोपॉलिटन नेचर के होते हैं। कहने का मतलब यह विश्वव्यापी या सर्वव्यापी होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, इन्हें हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। ये एक्वेटिक होते हैं, जलीय जीव हैं, कुछ टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, कुछ फ्री लिविंग स्वतंत्र रूप से पाए जाने वाले होते हैं जैसे अमीबा, और कुछ पैरासाइटिक नेचर के होते हैं जैसे प्लाज्मोडियम जो एक मलेरियल पैरासाइट है। नेक्स्ट, कुछ प्रोटोजोन्स पैथोजेनिक होते हैं, मीन्स रोग फैलाने वाले होते हैं, जैसे प्लाज्मोडियम जो मलेरिया का परजीवी है ना, ट्रिपनोसोमा जिससे स्लीपिंग सिकनेस रोग होता है, ठीक है, एंट अमीबा से अमीबियासिस रोग हो रहा है, लिस्मैनिया से लिस्मैनियासिस रोग हो रहा है ना। तो सभी प्रोटोजोन जो है वो रोग फैलाने वाले नहीं होते हैं, कुछ स्पीसीज ऐसे हैं जो कि पैथोजेनिक होते हैं। अगला है प्रोटोजोन सॉलिटरी भी हो सकते हैं और कॉलोनियल भी हो सकते हैं। कहने का मतलब कुछ स्पीसीज जो है वो एकल रहते हैं और कुछ स्पीसीज ग्रुप बना के रहते हैं। नेक्स्ट है प्रोटोजोन एनिमल्स माइक्रोस्कोपिक होते हैं, यूकैरियोटिक्स हैं, यूनिसेल्युलर हैं, इनका कोई कलर नहीं होता। इनके बॉडी शेप के बारे में बात करें तो कुछ स्पीसीज का बॉडी शेप स्फेरिकल होता है, मीन्स गोलाकार, कुछ का ओवल अंडाकार, कुछ का बेल शेप घंटीनुमा, कुछ स्पिंडल शेप तरकुनुमा, और कुछ का बॉडी शेप स्लीपर लाइक होता है, चप्पल की आकृति के समान होता है। बॉडी सिमेट्री की अगर बात करें तो प्रोटोजोन की कोई बॉडी सिमेट्री नहीं होती है, इरेगुलर बॉडी सिमेट्री बोल सकते हैं, एसिमेट्रिकल बॉडी भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है प्रोटोजोन्स का बॉडी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। अभी अभी हमने कहा कि प्रोटोजोन यूनिसेल्युलर होते हैं, एक कोशिका से बने हैं, तो एक कोशिका में ना तो कोई ऊतक होता है, ना ही अंग होता है, ना ही अंगतंत्र होता है, मतलब सिंगल सेल है। सिंगल सेल में प्रोटोप्लाज्म है, इसलिए इसको हम प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ओके, पेलिकल। प्रोटोजोन के बॉडी सरफेस पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे एक पतली सी झिल्ली
फैली हुई झिल्ली पाई जाती है जिसे पेलिकल कहते हैं। पेलिकल प्रोटीन का बना हुआ एक मेम्ब्रेन होता है। इसे हम पेलिकल, टेस्ट, लॉरिका या सेल कह सकते हैं। इस पेलिकल के आप डायग्राम में देखें, ये पेलिकल की लेयर है। इस पेलिकल के प्रेजेंस या एब्सेंस के आधार पे किसी भी एनिमल के बॉडी शेप निर्धारित होती है। अगर प्रोटोजोआ के बॉडी सरफेस पर पेलिकल की लेयर प्रेजेंट है, मतलब उसका बॉडी शेप निश्चित है। अगर पेलिकल की लेयर नहीं है, मतलब उसका बॉडी शेप अनिश्चित होगा। एक्सोस्केलेटन, बॉडी सरफेस, अभी अभी देखा बॉडी सरफेस जिस पे पेलिकल की लेयर चढ़ी होती है, उस पे कुछ बाह्य कंकाल भी पाए जाते हैं। प्रोटोजोआ के कुछ ग्रुप्स में कैल्शियम कार्बोनेट या सिलिका का एक ठोस कवच बाह्य कंकाल के रूप में पाया जाता है। प्रोटोजोआ के जिस ग्रुप में कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ एक्सोस्केलेटन पाया जाता है, उन्हें हम फोरामिनीफेरा ग्रुप में रख देते हैं। और जिन प्रोटोजोअन्स की कवच सिलिका से बनी होती है, उन्हें हम रेडियोलेरियन ग्रुप में रखते हैं। रेडियोलेरियन ग्रुप जिसमें एलोकेंथा आते हैं। एलोकेंथा जिनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की संख्या बहुत ज्यादा होती है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो रेडियोलेरियन या फोरामिनीफेरा ग्रुप के एनिमल्स हैं, प्रोटोजोन्स हैं, इनकी मृत्यु होने के पश्चात ये समुद्र के तली पे जाके जमना स्टार्ट कर देते हैं, जमते चले जाते हैं। तो इनके बाह्य सरफेस पर जो कैल्शियम कार्बोनेट या सिलिका का कठोर कवच चढ़ा हुआ था, इसकी उपस्थिति के कारण ये पत्थर का रूप ले लेते हैं और इनके पत्थरों को फोरामिनीफेरल ooze या रेडियोलेरियन ooze कहेंगे। यह बहुत टाइम के पश्चात बनता है, धीरे धीरे वो जमते हैं। जमने के बाद एक टाइम पर वो पत्थर का रूप ले लेते हैं, जिन्हें हम फोरामिनीफेरल ooze या रेडियोलेरियन ooze कहते हैं। अब फोरामिनीफेरल ooze या रेडियोलेरियन ooze का यूज कहाँ है? तो फोरामिनीफेरल ooze का यूज इजिप्टियन पिरामिड्स के निर्माण करने में किया जाता है, जबकि वहीं रेडियोलेरियन ooze का यूज पॉलिशिंग मटेरियल बनाने के लिए करते हैं, जैसे ट्रिपोली स्टोन। न्यूक्लियस, हर एक कोशिका में एक न्यूक्लियस जरूर होती है, लेकिन प्रोटोजोन चूंकि यूनिसेल्युलर एनिमल्स हैं, इनमें न्यूक्लियस की संख्या वेरी कर सकती है। एक हो सकती है, दो हो सकती है, या दो से अधिक भी हो सकती है। जैसे हम यहाँ पे डायग्राम देख रहे हैं, ये डायग्राम है पैरामीशियम का। पैरामीशियम में दो न्यूक्लियस पाए जाते हैं। यहाँ बीचों बीच देखिए, ये एक बड़ा न्यूक्लियस है, एक छोटा न्यूक्लियस है। तो पैरामीशियम में न्यूक्लियर डाइमॉर्फिज्म दिखाई देता है। न्यूक्लियर डाइमॉर्फिज्म मीन्स अभी अभी कहा एक बड़ा है और एक छोटा है ना, संख्या दो है और दोनों का जो रूप है वह भी अलग है। ठीक है, इसी को हम कहते हैं न्यूक्लियर डाइमॉर्फिज्म। अब न्यूक्लियर डाइमॉर्फिज्म शो करने के साथ साथ प्रत्येक जो न्यूक्लियस है, जो बड़ा न्यूक्लियस है मैक्रोन्यूक्लियस और छोटे न्यूक्लियस को हम बोलेंगे माइक्रोन्यूक्लियस, इन दोनों का कार्य भी अलग अलग है, जिसे डिवीजन ऑफ लेबर कहते हैं। मैक्रोन्यूक्लियस का काम है अदर बायोलॉजिकल एक्टिविटीज को करना, जैसे डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ये करवाने का काम करता है मैक्रोन्यूक्लियस, जबकि माइक्रोन्यूक्लियस का काम है रिप्रोडक्शन में भाग लेना। अगला है लोकोमोशन। प्रोटोजोन एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए, लोकोमोशन करने के लिए इनमें बहुत सारे लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। जैसे फर्स्ट है स्यूडोपोडिया। स्यूडो मीन्स फॉल्स,
एंड पोडिया मीन्स लेग्स। तो इनमें फाल्स लेग्स पाए जाते हैं, जैसे अमीबा। आप डायग्राम में देखिए, ये स्यूडोपोडिया है जो बाहर की ओर उभरे हुए हमको नजर आ रहे हैं। सेकेंड है फ्लैजिला। फ्लैजिला जो कि यूग्लिना में हमको नजर आता है। फ्लैजिला एक चाबुक के समान, विप लाइक स्ट्रक्चर के समान बाहर की ओर निकला हुआ रहता है, जिसके द्वारा यूग्लिना लोकोमोशन करते हैं। थर्ड है सीलिया। जैसे पैरामीशियम में अगर देखें तो पैरामीशियम की बॉडी सरफेस पर बहुत सारे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हमको देखने को मिलते हैं, जिसके द्वारा पैरामीशियम सिलियरी मूवमेंट करता है। कुछ प्रोटोजोन्स जिनमें कोई लोकोमोटरी ऑर्गन्स नहीं पाए जाते, वे बॉडी कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन के थ्रू लोकोमोशन करते हैं, या यूं कहें रिगलिंग मूवमेंट के द्वारा लोकोमोशन करते हैं। है न्यूट्रिशन। प्रोटोजोआ में डिफरेंट टाइप के मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन हमको देखने को मिलते हैं। जैसे फर्स्ट है होलोजोइक। फॉर एग्जाम्पल अमीबा। अमीबा चूंकि यूनिसेल्यूलर है, अमीबा अपनी बॉडी के द्वारा ही किसी भी एनिमल को फेगोसाइटोसिस के थ्रू कैप्चर करता है या न्यूट्रिशन को ग्रहण करता है, और इसकी पूरी बॉडी न्यूट्रिशन कलेक्ट करने के साथ साथ डाइजेशन, एक्सक्रीशन, पूरा काम एक बॉडी के द्वारा ही हो रहा है। दूसरा है मिक्सोट्रॉफिक। मिक्सोट्रॉफिक में हम बात करेंगे यूग्लिना की। यूग्लिना के बारे में कहा जाता है कि यूग्लिना प्लांट और एनिमल के बीच का एक कनेक्टिंग लिंक है। मतलब यूग्लिना दिन के समय सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना भोजन बनाता है, जबकि रात के समय जब सनलाइट एब्सेंट होते हैं तब यह हम एनिमल्स के जैसे कीमोसिंथेसिस के द्वारा भोजन बनाते हैं। इसीलिए प्लांट और एनिमल दोनों का जो मिक्स न्यूट्रिशन है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। थर्ड है पैरासाइटिक। फॉर एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम मलेरियल पैरासाइट है जो कि अपना भोजन किसी दूसरे जीव पर निर्भर करके करता है और दूसरे जीव को नुकसान भी पहुंचाता है। फोर्थ है सैप्रोजोइक। ऐसे एनिमल्स जो डेड या डिके मटेरियल से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उन्हें हम सैप्रोजोइक कहते हैं, जैसे प्लाज्मोडियम। ओके, अब प्रोटोजोन्स में जो डाइजेशन की प्रोसेस होती है वह फूड वैक्यूल में संपन्न होती है। फूड वैक्यूल अभी डायग्राम में अगर देखें हम तो यहाँ पे ये बहुत सारे फूड वैक्यूल्स हैं जिसके अंदर भोजन जो है भरा रहता है और उसी के द्वारा डाइजेस्ट किया जाता है। मतलब सेल के अंदर डाइजेशन की प्रोसेस संपन्न होती है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रोटोजोआ में इंट्रासेल्युलर डाइजेशन होता है। रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन। प्रोटोजोन में श्वसन और उत्सर्जन की प्रक्रिया बॉडी सरफेस के थ्रू होती है। चूंकि ये पानी में रहते हैं, इसलिए ये नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल के तौर पे अमोनिया रिलीज करते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि प्रोटोजोआ एक अमोनोटेलिक एनिमल्स हैं। नेक्स्ट है कुछ प्रोटोजोन्स जो फ्रेश वाटर में रहते हैं, उनमें जब शरीर के अंदर एक्सेस ऑफ वाटर एंटर करता है तो उस बढ़े हुए वाटर को शरीर से बाहर निकालने के लिए उनमें एक संरचना पाई जाती है जिसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। देखिए यहाँ डायग्राम में शो किया गया है किस प्रकार से कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल काम करता है। जैसे ही नदी या फ्रेश वाटर जो प्रोटोजोन्स हैं, जब पानी की मात्रा बढ़ते जाती है तो हमारा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है वो फूलने लगता है।
एक सीमित मात्रा तक फूलने के पश्चात उसमें जैसे ही पानी की मात्रा और बढ़ती जाती है, यह कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल धीरे धीरे बर्स्ट करने लगता है और शरीर में जो पानी की बढ़ी हुई मात्रा थी उसको शरीर से बाहर रिलीज कर देता है और पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट आता है। तो यह जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, कभी डायस्टोल कभी सिस्टोल की कंडीशन के द्वारा ऑस्मो रेगुलेशन को मेंटेन करके रखता है, शरीर में पानी की मात्रा को बना के रखता है। रिप्रोडक्शन। प्रोटोजोअन में अलैंगिक और लैंगिक दोनों विधि द्वारा प्रजनन की प्रक्रिया होती है। मोस्टली एसेक्सुअल मेथड के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है, जिनमें हम फर्स्ट देखते हैं बाइनरी फिजन, जैसे अमीबा। बाइनरी फिजन में कोई एक जीव डिवाइड करके एक से दो जीव का निर्माण करता है। दूसरा देखते हैं ट्रांसवर्स फिजन, जो पैरामीशियम में होता है। ट्रांसवर्स मतलब मान लीजिए ये एक पैरामीशियम है। इस पैरामीशियम को हम अगर इस प्रकार से काटें, इस प्रकार से डिवीजन हो जिसमें न्यूक्लियस भी भाग ले रहा है, ये देखिए, तो इसको बोलेंगे ट्रांसवर्स सेक्शन या ट्रांसवर्स फिजन, जिसके द्वारा एक से हमेशा दो पैरामीशियम का निर्माण होगा। तीसरा है लॉन्गिट्यूडनली फिजन। अगर कोई स्पीसीज को खड़ी काट से काटें, ऐसे काटें, तब भी जीव दो भागों में बटेगा, एक से दो की संख्या में बटेगा। इसको हम लॉन्गिट्यूडनल फिजन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ट्रिपनेसोमा और यूग्लिना। फोर्थ है मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन मीन्स हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम जो एक मलेरियल पैरासाइट है, इसके दो होस्ट होते हैं। पहला होस्ट होता है मनुष्य और दूसरा होस्ट होता है मॉस्किटो। जब यह मनुष्य के लीवर पे पहुंचता है और पहुंचने के पश्चात प्लाज्मोडियम का जो स्पोरोजोइट्स होता है वह एक से लाखों की संख्या में विभाजन करता है। जब बहुत सारी संख्या बन जाती हैं तो लीवर को फाड़ करके वो बाहर निकलता है और आरबीसी को जाके इन्फेक्ट करना स्टार्ट कर देता है। तो लीवर में एक से लाखों की संख्या में बढ़ना, यह मल्टीपल फिजन कहलाता है। लास्ट है बडिंग। कुछ प्रोटोजोन्स बडिंग के द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफेलोटा। इफेलोटा का ये पेरेंट स्पीसीज है जिसमें एक छोटा सा पहले कली बना है। अब यह जो बड है यह अपने पेरेंट्स से भोजन लेकर के अपना ग्रोथ करते रहता है। जब पूरी तरह से इसका डेवलपमेंट, इसका ग्रोथ हो जाता है तो यह अपने पेरेंट्स से डिटैच हो जाता है और एक विकसित जीव के तौर पे अपना जीवन यापन करना स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। प्रोटोजोअन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्स्ट मेथड है सिनगेमी। सिनगेमी जो हमको प्लाज्मोडियम में देखने को मिलता है। सिनगेमी मीन्स मेल गैमेट स्पर्म और फीमेल गैमेट ओवा का फ्यूजन। जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में मिलते हैं तो उसे हम सिनगेमी कहते हैं। जबकि वहीं दूसरा हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव मेथड है कॉन्जुगेशन, जो पैरामीशियम में होता है। पैरामीशियम में दो डिफरेंट टाइप मैटिंग टाइप के पैरामीशियम आपस में एक दूसरे से एक कॉन्जुगेशन ट्यूब के द्वारा जुड़े रहते हैं। देखिए, पैरामीशियम एक दूसरे से एक पूल या एक ट्यूब के द्वारा जुड़े रहते हैं और इस ट्यूब के द्वारा अपने जेनेटिक मटेरियल या यूं कहें डीएनए का ये एक्सचेंज करते हैं। इस पुल के थ्रू एक पैरामीशिया का दूसरे
पैरामीशिया में जेनेटिक एक्सचेंज होता है। इसे कॉन्जुगेशन प्रोसेस कहते हैं।